नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस MCQ क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जो कि सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक हमारी 4 टेस्ट सीरीज हो चुकी थी दोस्तों। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी 5वीं क्लास रहेगी। टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं जो सभी पिछले लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक साहित्यिक कार्य के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितने वर्ष होती है दोस्तों। कि कोई भी कृति है, कोई भी लेखक कोई पुस्तक लिखता है, लिटरेचर लिखता है, तो उसकी कॉपीराइट की सुरक्षा उस लेखक के पास कितने वर्ष तक रहती है, क्या उसकी वैलिडिटी रहती है। तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की, लेखक की मृत्यु के बाद 50 साल तक, प्रकाशन के वर्ष से 50 वर्ष तक, या प्रकाशन के वर्ष से 60 वर्ष तक, या लेखक की मृत्यु के 60 साल तक। तो दोस्तों भारत में कॉपीराइट सुरक्षा और विश्व स्तर पर कॉपीराइट सुरक्षा की बात करें, दोनों की अवधि अलग अलग है। और भारत की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट सुरक्षा लेखक के अधीन रहती है दोस्तों, भारतीय कॉपीराइट एक्ट के तहत 1957 के अंदर। और भारत का कॉपीराइट एक्ट कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 1957 में, 1957 में प्रारंभ हुआ था। तो क्या क्वेश्चन हुआ कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना, और उसकी अवधि की बात करें तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक वो लेखक के अधीन रहता है कॉपीराइट। यह था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि सूचना PIO से मांगी गई है तो सूचना उपलब्ध कराने की अवधि क्या होगी। दोस्तों ये सूचना अधिकारी है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है। इससे अगर हम RT एक्ट 2005 के तहत कोई सूचना मांगते हैं तो वो सूचना कितने समय या कितनी अवधि में उपलब्ध करवानी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 55 दिन, और ऑप्शन डी 48 घंटे। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है, RT एक्ट के तहत कोई भी सूचना मांगते हैं तो उसकी अवधि रहती है 30 दिन। कितनी अवधि रहती है दोस्तों, 30 डेज अवधि रहती है, जिसके अंदर PIO द्वारा हमें जो भी हमारी सूचना RT एक्ट के 2005 के तहत मांगते हैं तो वो उपलब्ध करवानी जरूरी होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम की जो क्लास है वो आपने अच्छे से लगाई होगी और इसका आंसर भी आपने खुद ही दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सोल्यूशन की अगर बात करें तो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों सूचना उपलब्ध करवाने वाले। तो जो PIO है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये तो सूचना देता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर APIO की बात करें, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो, तो उससे कितने टाइम में मिलती है, 35 दिन के अंदर दोस्तों। और सुरक्षा एजेंसियों से कोई RT एक्ट के तहत सूचना मांगते हैं तो वो सूचना उपलब्ध होती है दोस्तों, अवधि रहती है उसकी 45 दिन। और जन्म मरण से संबंधित कोई सूचना मांगी जाती है, कि बर्थ और डेथ से संबंधित कोई सूचना मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं हम, तो वो उपलब्ध करवानी होती है दोस्तों 48 घंटे के अंदर। सूचना का अधिकार कानून 22 दिसंबर 2004 को संसद में ड्राफ्ट के रूप में पेश हो गया था दोस्तों, कि संसद में ये 2004 में ही पेश हो गया था 22 दिसंबर, लेकिन इसको पारित किया गया था 15 जून 2005 को। संसद में पारित हो गया 15 जून 2005 को। पारित होने के बाद में दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 से RT एक्ट 2005 लागू है। संसद में इसको ड्राफ्ट के रूप में पेश किया था 22 दिसंबर 2004 को, और पारित कब किया गया संसद में, 15 जून 2005 को। इसीलिए दोस्तों इसको RT एक्ट 2005 बोला जाता है। दोस्तों इसके सॉल्यूशन से आपको RT एक्ट एक तरह से अच्छे से पूरा समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेंसरशिप किस भाषा से बना है। सेंसरशिप शब्द है जो किस भाषा से बना है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी है दोस्तों अंग्रेजी भाषा, या ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा। तो जो सेंसरशिप शब्द है दोस्तों वो बना होता है आपका लैटिन भाषा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा, कि जो सेंसरशिप टर्म है वो लैटिन भाषा के से बना हुआ शब्द है। सॉल्यूशन की बात करें तो जो सेंसरशिप शब्द है दोस्तों वो लैटिन भाषा के सेंसर शब्द से मिलता है। किससे बना होता है, लैटिन भाषा के सेंसर से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मूल्यांकन करना। जिसका अर्थ क्या रहता है, मूल्यांकन करना। सेंसरशिप शब्द लैटिन भाषा के सेंसर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का गठन कब किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो का इंग्लिश में नाम क्या है पूरा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क का बहुत बड़ा संगठन है। तो इस संगठन का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1987 1987 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो इसका दोस्तों गठन हुआ था 1967 1967 के अंदर विपो का गठन हुआ दोस्तों।
विपो का बात करें पूरा नाम तो सोल्यूशन की इसकी विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में हुई। यह एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन का प्रयास आविष्कारकर्ता तथा लेखकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की पहचान मिले, उन्हें उचित पारितोषिक प्राप्त हो के लिए की गई थी। यानी मैं कोई बुक दोस्तों पब्लिश करता हूँ, लिखता हूँ, अगर वो बुक मैं लिखता हूँ लेकिन दूसरा उसकी कॉपी कर लेता है तो वो लिखना दोस्तों वो मेरे अधीन नहीं रहेगा। लेकिन विपो संगठन ऐसा है जो कॉपीराइट एक्ट उपलब्ध करवाता है, कॉपीराइट के माध्यम से दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता। यानी लेखक को या कोई खोज करता है उसको उसका अधीनता दिलवाता है दोस्तों, उस कार्य की पहचान दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अगर बात करें राजस्थान पुस्तकालय जो अधिनियम है, राजस्थान लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या राजस्थान लाइब्रेरी एक्ट है, उसके अंदर जो राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद है उसमें सदस्य होते हैं, जो उनका कार्यकाल कितना होता है उसकी बात करें तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष या ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो दोस्तों कार्यकाल रहता है राजस्थान के अंदर राज्य पुस्तकालय परिषद के सदस्यों का 3 वर्ष। कितने वर्ष रहता है दोस्तों? 3 वर्ष उसका कार्यकाल रहता है, उसकी अवधि रहती है सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार पर 1886 में, दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1886 में सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो 1886 में सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों वो पेरिस में हुआ था या लंदन में हुआ था या बर्न में हुआ था या शिकागो में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बर्न। 1886 से याद रखना दोस्तों बर्न। बर्न के अंदर 1886 में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या हुआ था? आईपीआर के ऊपर 1886 में सम्मेलन आयोजित हुआ था, कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी बर्न के अंदर। इसी से संबंधित याद रखना है कि प्रथम बार 20 मार्च 1883 में, यानी 1886 से 3 वर्ष पहले 1883 में एक दोस्तों सम्मेलन आयोजित हो गया था आईपीआर पर वो आयोजित कहाँ हुआ था? वो आयोजित हुआ था दोस्तों आपका पेरिस के अंदर। कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस के अंदर। और पेरिस के अंदर जो आयोजित हुआ उसका नाम क्या रखा? कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आयोजित की गई 1883। तो यानी 2 सम्मेलन हो गए, एक तो हो गया 1883 में 1883 में, ये तो हो गया दोस्तों आपका पेरिस के अंदर, ये तो कहाँ हो गया आपका? पेरिस के अंदर। और एक हो गया था 1886 में, कहाँ पर? बर्न के अंदर। ये दोनों याद रखने हैं दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट कब स्वीकार किया गया? ये बिल है, एक्ट है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, ये कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1948 या ऑप्शन सी 1852 दोस्तों। तो लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट की बात करें तो इसे स्वीकार कर दिया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट आंसर 1948 के अंदर, 1948 के अंदर स्वीकार कर दिया गया था दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट को। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो पाठकों को पढ़ने के अधिकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिकन पुस्तकालय संघ ALA द्वारा 1948 में एक नियम स्वीकार किया था दोस्तों, जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑफ बिल राइट। यानी पाठकों को उनके पढ़ने का अधिकार की जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, तो ALA द्वारा एक नियम बनाया गया था। उस नियम या कानून का नाम क्या रखा? लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट। और ये नियम लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1948। और किसके द्वारा? ALA द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1876 में। कब हुई थी? 1876 के अंदर, 1876 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कॉपीराइट कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस दूसरा कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पहला रोम, ऑप्शन बी जेनेवा या ऑप्शन सी बर्न या ऑप्शन डी पेरिस। तो दोस्तों जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था आपका जेनेवा के अंदर। कहाँ हुआ था? जेनेवा के अंदर। और विपो का कार्यालय भी, हेडक्वार्टर भी अब वर्तमान में कहाँ है? जेनेवा के अंदर है विपो का हेडक्वार्टर भी, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दोस्तों बौद्धिक संपदा को सबसे पहले 1986 में पेरिस स्टेट में परिभाषित किया गया। ठीक है, 1886 में दोस्तों, यहाँ 1886 कर देना। 1886 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन बर्न में आयोजित हुआ था। पहला हो गया बर्न में, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन 1952 के अंदर हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? जेनेवा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा के अंदर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। और पहला कहाँ हुआ था? बर्न के अंदर। कब हुआ था? 1886 के अंदर दोस्तों। क्लियर? 1886 में पहला कॉपीराइट सम्मेलन हो गया और दूसरा जेनेवा में 1952 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी कृति दोस्तों, किसी कृति यानी लेखन, किसी कृति कर देना यहाँ पे, किसी कृति अथवा रचना पर कस्तिकार का अधिकार, कस्तिकार की जगह दोस्तों कृतिकार यानी लेखक, कौन जिसने कृति लिखी है, कृतिकार अधिकार क्या कहलाता है दोस्तों, कोई भी लिखता है उसका क्या कहलाता है, उसे दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो बोला जाता है कॉपीराइट, और हिंदी की बात करें तो क्या बोला जाता है, प्रतिलिप्याधिकार, क्या बोला जाता है, प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कॉपीराइट या प्रतिलिप्याधिकार दोस्तों। क्लियर। भारत राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के 60 साल तक बाद तक दी जाती है। भारत में तो कॉपीराइट की सुरक्षा लेखक के अधीन लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक रहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विश्व स्तर की बात करें तो कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के 70 साल तक होती है दोस्तों। तो दोनों में ध्यान रखना, भारत के अंदर तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 वर्ष तक, दोनों अलग अलग है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि भारतीय स्तर पर पूछा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, कि जो राजस्थान पुस्तकालय एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसमें भी असमंजस वाला होता है, तो आप ध्यान रखना, एक तो होता है एसोसिएशन और एक है अधिनियम, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को दोस्तों मिक्स मत कर देना। ऑप्शन देखते 2006 करते ही क्लिक मत कर देना, या आप आंसर मत देना, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना कि अधिनियम पूछा है या एसोसिएशन पूछा है। तो एसोसिएशन की बात करें तो दोस्तों एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 के अंदर, लेकिन जो अधिनियम बना था वो बना था 2006 के अंदर। तो आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं कि राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम 2006 में लागू हुआ। वही राजस्थान पुस्तकालय संघ की स्थापना की बात करें तो वो 1962 में हुई थी, 1962 के अंदर हुई थी दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंध रखता है, कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी का विकास होता रहे, ऐसा सूत्र कौन सा सूत्र बताता है दोस्तों, लाइब्रेरी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, नियम है ये। ठीक है, पहला आंसर है थर्ड लॉ, दूसरा है फोर्थ लॉ, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड लॉ, या चौथा ऑप्शन है फिफ्थ लॉ। तो दोस्तों पुस्तकालयों के विकास से संबंधित जो लॉ है वो है पांचवा लॉ आपका फिफ्थ लॉ। तो ऑप्शन राइट किसका होगा, डी। ये कैसे है दोस्तों, ये कहता है कि जिस तरह पुस्तकें पुरानी हो जाती है तो पुरानी पुस्तकों का उपयोग कम हो जाता है, तो नई पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध करवाई जानी, यानी जैसे बाल विकास और प्रौढ़ विकास, कोई बच्चा है वो धीरे धीरे विकास करके वो वृद्धावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था से दोस्तों वापस प्रौढ़ बाल अवस्था, ऐसे चलती रहती है, यानी नई पुस्तकों को विकास करना चाहिए पुस्तकालयों के अंदर, पुस्तकालयों का डेवलपमेंट निरंतर होता रहना चाहिए, यानी जो पुस्तकें पुरानी हो गई उन पुस्तकों की छंटनी करके पुस्तकालयों से अलग कर देना चाहिए, नई पुस्तकों को शामिल करना चाहिए, जिसे बोला जाता है दोस्तों वेडिंग आउट, यानी पुस्तकों की छंटनी कर देना या निकाल देना, उन्हें बोला जाता है वेडिंग आउट, या बोल सकते हैं दोस्तों राइट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, राइट ऑफ, वेडिंग आउट या राइट ऑफ, या पुस्तकों की छंटनी करना। और ये संबंध किससे रखती है, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के फिफ्थ लॉ से ये संबंध रखता है। पांचवा इम्प्लीकेशन, जो पांचवा सूत्र है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, पुस्तकालयों का विकास या वेडिंग आउट या राइट ऑफ दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, पत्रिका यानी दोस्तों जनरल, डीआरटीसी जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलोर के अंदर है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। डीआरटीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। पूरा नाम क्या है इसका, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी पत्रिका एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तीसरी पत्रिका इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन दोस्तों असमंजस रहा था, इसके अंदर आपत्ति लगी थी, तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके डीएसएसबी लाइब्रेरियन एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि डीएसएसबी लाइब्रेरियन 2014 का जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें इसका आंसर नन ऑफ द अबव माना है। क्या माना है, नन ऑफ द अबव। क्यों मानना पड़ा, क्योंकि ए जो एसआरईएल्स है और बी जो एसआरईएल्स है दोनों ही, यानी एनल्स और एसआरईएल्स दोनों है जो कि डीआरटीसी की ही है, इसलिए इसमें आंसर नन ऑफ द अबव माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है। पुस्तकालय सहयोग बोला जाता है दोस्तों लाइब्रेरी कोऑपरेशन को, जिसका नया नाम और विकसित नाम है आपका रिसोर्स शेयरिंग। क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, यानी संसाधन साझेदारी, संसाधन साझेदारी, यानी जिस प्रकार कोई एक पुस्तकालय या दूसरा पुस्तकालय, इस पुस्तकालय के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर हमें जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो क्या करेगा, इस पुस्तकालय का इस पुस्तकालय के साथ संबंध है, तो अगर इस पुस्तकालय में वो पुस्तक उपलब्ध है तो वो इस पुस्तकालय को उपलब्ध करवा देगा, तो यानी अपने रिसोर्स का शेयरिंग आपस में कर सकता है। तो इसका क्या बोला जाएगा दोस्तों, रिसोर्स शेयरिंग बोला जाएगा, जो कि लाइब्रेरी कोऑपरेशन बोला जाता है पुस्तकालय सहयोग को। और जो नया और विकसित इसका नाम है वो है
रिसोर्स शेयरिंग। क्या नाम है? रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझेदारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिड की स्थापना किसके द्वारा की? ये है दोस्तों फिड आपका। फिड के अंदर जो फिड है, फिड एसोसिएशन है, एक संघ था जो कि अब 2002 के अंदर विघटित हो गया। ठीक है, इस संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक है पॉल ओटलेट और दूसरा है हेनरी ला फोंटाइन। जिन दोनों व्यक्ति ने क्या है, यूडीसी की रचना की थी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी बनाया था, जिन्होंने ये फिड के अंदर ये कार्य किया था। और फिड की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटाइन के द्वारा की गई थी, और उन्हें इसके लिए यूडीसी के लिए भी इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया था। तो दोस्तों इसमें थोड़ा असमंजस है, थोड़ा अच्छे से समझना कि वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम शुरू किया, रंगनाथन, डिकिंसन या डब्ल्यू ए बोर्डन या बी एस केशवन। तो दोस्तों बड़ौदा राज्य की बात है। बड़ौदा राज्य के राजा थे जो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जिन्होंने पुस्तकालयों के विकास के लिए क्या किया था? मेलविल डेवी, जो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, उनका शिष्य था डब्ल्यू ए बोर्डन, जिनको बड़ौदा के अंदर बुलाया था। और डब्ल्यू ए बोर्डन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुस्तकालयों विकास के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पुस्तकालयों के विकास के अंदर इनमें ऑप्शन में से जो व्यक्ति था जिन्होंने विकास का कार्य शुरू किया वो था डब्ल्यू ए बोर्डन, डब्ल्यू ए बोर्डन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स, इंटर लाइब्रेरी यानी आपस में एक दूसरी लाइब्रेरी के आपस में रिसोर्स का सेंटर जो भारत के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दोस्तों। दूसरा नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर निक, जो भी दिल्ली के अंदर है। तीसरा है इंस्डोक, जिसके हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि स्थापना हुई थी 1952 में। 2002 के अंदर इसे निस्कॉम के साथ मिलाकर निस्केर बना दिया गया। और तीसरा है डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो लेकिन इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? तो वो स्थापित है दोस्तों जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के अंदर स्थापित है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज में जो क्वेश्चन चलेंगे आने वाली 3 क्लासेज के अंदर दोस्तों, यानी 3 टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगातार, वो डीएसएसबी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज वापस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डीएसएसबी लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए दोस्तों। साझा कैटालॉग का उदाहरण क्या है? साझा कैटालॉग दोस्तों जो आपस में कैटालॉग है, सूची है, मिली होती है। तो पहला ऑप्शन सेंट्रलाइज्ड कैटालॉग, दूसरा है यूनियन कैटालॉग, तीसरा है रिसोर्स शेयरिंग और चौथा है इंटर लाइब्रेरी कैटालॉग, इंटर लाइब्रेरी लोन। तो साझा कैटालॉग का राइट आंसर है दोस्तों यूनियन कैटालॉग, यानी संघ सूची, यानी संघ सूची। संघ दोस्तों एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, साझा बनता है, कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है, सदस्यों से मिलकर बनता है। तो साझा कैटालॉग का उदाहरण क्या होगा? यूनियन कैटालॉग। क्या होगा दोस्तों? यूनियन कैटालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? अंतर पुस्तकालय ऋण बोलते हैं दोस्तों इंटर लाइब्रेरी लोन। किसको बोलते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन को। वही बात कि एक पुस्तकालय में कोई पुस्तक नहीं मिलती है तो वो दूसरे पुस्तकालय से लोन के रूप में पुस्तक लेकर पाठक को उपलब्ध करवाता है, तो इसे बोला जाता है अंतर पुस्तकालय ऋण या इंटर लाइब्रेरी लोन। तो इसका अर्थ देखें तो इसको बोलते हैं कि लोन ऑफ बुक्स फॉर अदर लाइब्रेरीज, कि दूसरी लाइब्रेरी से बुक का लोन लेना दोस्तों, वो क्या है? इंटर लाइब्रेरी लोन या अंतर पुस्तकालय ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम हमने पहले पढ़ लिया है दोस्तों, क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन डीएसएसबी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर लाइब्रेरियन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगभग सभी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, डेली आपकी क्लासेज रहने वाली है। थोड़े दिन की बात है दोस्तों, बाद में आपकी बिल्कुल स्टूडियो के रूप में क्लास रहेगी। एक बार मोबाइल से क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्लासेज को दोस्तों देखने के लिए आप पूरा उसको हाई क्वालिटी करके देख लेना दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, जो कि सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लासेज को शेयर करना, लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।